हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज इस क्लास में बाल विकास यानी कि सीडीपी के बहुत ही लाजवाब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि आपकी तैयारी कहां तक है। आप अपनी तैयारी को परखिएगा और देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हो। इस क्लास में 40 प्रश्न रखे गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और दोस्तों ये यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में कई बार देखने को मिले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हो, आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगी, प्रश्न यहाँ पर अच्छे लगेंगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखेंगे। पहला प्रश्न है, आपको आंसर दे रहा है। पहला प्रश्न है कि बाल विकास विज्ञान की किस शाखा के रूप में विकसित हुआ है। ये प्रश्न है और इसका ऑप्शन आपको दिया जा रहा है मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बालकों के व्यवहार का, बालकों की स्थितियों का, बालकों की समस्याओं का या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? बाल विकास के अंतर्गत हम बालकों के व्यवहार का, स्थितियों का, उनकी समस्याओं का तथा उन सभी कारणों का अध्ययन करते हैं जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिएगा ये एक कथन है जिसे आपको बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये कथन दिया गया है। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। इन प्रश्नों की कोई ट्रिक नहीं होती, लेकिन आप अपने से अगर चाहें तो इनकी ट्रिक बना सकते हैं। कुछ भी आप कैसे भी करके एक शब्द को उठाइएगा और इसे याद करिएगा। एक शब्द से आप इस ये जो कथन है इसको याद रख सकते हैं एग्जाम में। तो आप सभी इसका आंसर करिएगा। देखिए कथन क्या है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है जेम्स एंडरसन, जेम्स ट्रेवर, क्रो एवं क्रो, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स ट्रेवर ने इस कथन को दिया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर भी एक कथन दिया गया है। कथन है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का, थॉर्नडाइक का, पावलाव का या एडलर का। तो ये कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रो एवं क्रो के द्वारा इस कथन को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बाल विकास विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल विषय सामग्री कौन कौन सी है? वातावरण, बालक की मानसिक क्रियाएं, बालक बालिकाओं का मापन या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे विषय सामग्री बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत ही शामिल हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से बाल विकास में किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? आई होप आपको ये सारी जो प्रश्न है यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे और आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। देखिएगा इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, पहला है शरीर रचना एवं मानसिक योग्यता संबंधी भेद, सामवेगिक एवं व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहार एवं बाल विकास संबंधी भेद या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी वाला अगर आपको ऑप्शन दिख जाता है एग्जाम में तब आप खुश हो जाते हो क्योंकि 90% चांस होता है इस ऑप्शन का सही होने के लिए। तो आप सभी लोग यहाँ पर उपयुक्त सभी जो आंसर है, ये हर एक प्रश्नों को उपयुक्त सभी मत लगाइएगा एग्जाम में। थोड़ा सतर्क रहिएगा क्योंकि जरूरी नहीं होता कि अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में उपयुक्त सभी दिख जाए तो वही सही हो, लेकिन लगभग प्रश्न सही आपके हो जाते हैं। तो आप अगर तुक्का मारना चाहो एग्जाम में तो तुक्का मार सकते हो इस ऑप्शन में।
तो यहाँ पर भी हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल विकास में बालक की किन मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण एवं सीखना, कल्पना एवं स्मृति, चिंतन एवं साहचर्य, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर भी उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बाल विकास में बालक की मानसिक क्रियाएं जो हैं जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन और साहचर्य, ये सभी शामिल हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालक की अंतः क्रियाएं किस प्रकार की होती हैं। सहयोग एवं व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन व संघर्ष, तनाव व प्रतिरोध या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन कौन से बालक आते हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, या फिर पिछड़े बालक, या अपराधी एवं समस्यात्मक बालक, या उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में शारीरिक रूप से जो बच्चे अस्वस्थ हैं वो बालक भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं, अपराधी बालक भी आते हैं और समस्यात्मक बालक भी आते हैं। तो ये सारे बालक जो हैं वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अब आपको कई सारे प्रश्नों में यहाँ पर बोनस मिल चुका है उपयुक्त सभी का। तो अगला प्रश्न जो है ये आपको करना है। यहाँ पर उपयुक्त सभी जैसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। देखिएगा, प्रश्न है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? शिक्षक की, अभिभावकों एवं परिवार की, समाज की, या फिर मित्र की। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक का भी योगदान होता है, समाज का भी योगदान होता है, और मित्र का भी योगदान होता है, और परिवार का भी योगदान होता है। लेकिन योगदान तो इन सभी का होता है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है कि महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। तो बच्चा परिवार में जन्म लेता है और सबसे पहले अपने परिवार के साथ मिलता जुलता है, अपने परिवार से सब कुछ सीखता है शुरुआत में। तो इसलिए प्रायोरिटी हमें दी जाएगी परिवार को, अभिभावकों एवं परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बालक के व्यक्तित्व के विकास में। लगभग वो कई सारी चीज़ें 90% चीज़ें वो कहाँ सीखता है, 90% या आप 80% कह सकते हो, वो अपने परिवार से चीज़ें सीखता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल विकास में समायोजन के किन क्षेत्रों का अध्ययन होता है। ऑप्शन है पारिवारिक एवं समयात्मक समायोजन, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य समायोजन, या फिर ए एवं बी दोनों, या फिर उपरोक्तों में से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या होगा, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शैशवावस्था में विकास के कितने सोपान होते हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। तो शैशवावस्था में विकास के सोपान की अगर बात की जाए तो 2 सोपान होते, कौन कौन से। एक तो जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक, और दूसरा क्या है, दूसरा सोपान 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। तो ये 2 सोपान माने गए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि एक कथन दिया गया है, आपको बताना है ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। देखिएगा, जन्म के कुछ महीने बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में बालक का क्या स्थान है। आंसर है ऑप्शन है जेम्स डेवर, एडलर, थॉर्नडाइक, या फिर पावलोव। तो आंसर हो जाएगा एडलर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई का कितना होता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखिएगा। तो आंसर हमारा इस प्रश्न में हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवजात शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन दिया गया 28%, 35%, 23% या फिर 40%। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नवजात शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है, तथा 6 वर्ष की आयु तक बच्चा जब होता है तो उसकी यह 25% हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा 23%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दांत किस आयु में निकलने प्रारंभ होते हैं, आपको बताना है।
ऑप्शन है चौथे माह, पाँचवें माह, छठे माह या फिर आठवें माह। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप बहुत आसानी से कर पाओगे अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या फिर आपके परिवार में, मोहल्ले में आप अगर किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप सीडीपी के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों आपके अगर घर में या परिवार में कोई छोटा बच्चा है तो आप उसे ऑब्जर्व किया करो, डेली उसको देखा करो। तो दोस्तों आप यहाँ पर बताइएगा कि बालक के दूध के दांत किस आयु में निकलने प्रारंभ होते हैं। तो आंसर हो जाएगा छठे माह में। जो बच्चा छठे माह का होता है तो लगभग छठे माह या सातवें माह, हर बच्चे का अलग टाइम होता है, लेकिन लगभग जो है वो छठे माह माना जाता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था का काल माना जाता है कब से कब तक? 6 से 12 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 4 से 8 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 6 से 12 वर्ष की आयु मानी गई है बाल्यावस्था की। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था के किन वर्षों में शारीरिक विकास जो है वो तेजी से होता है, तीव्र गति से होता है? 6 से 8 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 6 से 10 वर्ष या फिर 6 से 11 वर्ष। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 6 से 9 वर्ष का जब बालक होता है तब उसकी शारीरिक विकास उसका बहुत तेजी से होता है। अगला प्रश्न है किस अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं? 8 से 10 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 12 से 16 वर्ष या फिर 7 से 9 वर्ष। आंसर क्या होगा? बच्चा किस अवस्था में होता है, किस एज में, जब उसका सभी स्थायी दांत निकल आते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 से 16 वर्ष के बीच में बच्चों के सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। अगला प्रश्न है किस अवस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था। तो आंसर आपको बताना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में बच्चा जब होता है तो उसके मस्तिष्क का पूरा विकास हो जाता है लगभग। अगला प्रश्न है कौन सी अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था या युवावस्था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी। इसे हम तनाव व तूफान का काल भी कहते हैं और जीवन का सबसे कठिन काल भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी अवस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था। तो परिवर्तन की अवस्था भी हम किशोरावस्था को ही कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है बालक एवं बालिका की लंबाई बढ़ती है क्रमशः, क्रम से आपको बताना है कि पहले बालक की लंबाई और बालिका की बाद में। 14 से 16, 18 एवं 16, 15 एवं 18 और 13 एवं 16। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा, आपको बताना है, देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 और 16। मतलब क्या है कि बालक जब 18 वर्ष का होता है तो उसकी लंबाई बढ़ती है और जब बालिका 16 वर्ष की होती है तो उसकी लंबाई 16 वर्ष में ही बढ़ती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? स्टेजेस वाला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं इन टॉपिक का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। बताइएगा कि कौन सी अवस्था में बालक के मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर रहता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है जो कि एक कथन है कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। यह कथन किसका है? स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, वुडवर्थ का है या फिर पावलोव का है। आंसर हो जाएगा वुडवर्थ का ये कथन है कि बुद्धि कार्य करने की विधि है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप सभी बताइएगा कि आपको ये जो प्रश्न है ये कैसे लग रहे हैं, आप सभी सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि काफ़ी लाजवाब प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न भी हैं। अगला देखिएगा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह कथन किसका है? टर्मन का है, क्रो एवं क्रो का है, स्किनर का है या फिर एडलर का है। ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा टर्मन के अनुसार ये कथन दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि एवं योग्यता शामिल है सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता या फिर उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बुद्धि के विकास की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बुद्धि बताइएगा 120, ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी 100, 110 या 140 या उससे अधिक। तो आपको बताना है। देखिए प्रतिभाशाली बुद्धि के प्रकार में बुद्धि लब्धि बुद्धि लब्धि हम किसे कहते हैं? IQ को कहते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 140 या उससे अधिक होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बुद्धि पूछा गया है।
अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण को किन वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ए एवं बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, बुद्धि परीक्षण को इन दोनों वर्गों में बांटा गया है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है कि वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ किसने किया, टर्मन ने किया, बीने ने किया, वुडवर्थ ने किया या फिर स्किनर ने किया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ सबसे पहले किसने किया था, बीने ने किया था। बीने एक मनोवैज्ञानिक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषात्मक परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अंकगणित के, व्यवहारिक ज्ञान के, निर्देशन के अनुसार प्रश्नों के उत्तर या फिर उपयुक्त सभी। तो भाषात्मक परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा सामूहिक भाषात्मक परीक्षण के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी सामान्य वर्गीकरण टेस्ट या फिर ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ये दोनों टेस्ट किए जाते हैं सामूहिक भाषात्मक परीक्षण के लिए। अगला प्रश्न है कि किस परीक्षण के लिए पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण एवं वेस्लर वैल्यू टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन है सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण, व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण, सामूहिक विश्लेषणात्मक परीक्षण या फिर उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर आप फंस गए, अगर आपने उपयुक्त सभी लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको सतर्क भी रहना है, उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो हर जगह सही नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण में ये टेस्ट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किस आयु में शिशु हल्की एवं भारी वस्तु में अंतर करने लगता है, बच्चा तीसरे वर्ष में रहता है तब, या चौथे वर्ष में, पांचवें वर्ष में या छठे वर्ष में। तो बच्चा कब हल्की और भारी वस्तु में अंतर करने लगता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो उसे भारी चीज और हल्की चीज में अंतर पता लगने लगता है। अगला प्रश्न है कि किस आयु में जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था। तो बच्चे की जिज्ञासु प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती है बाल्यावस्था में। आप देखते होंगे बच्चा जब 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है तब वो हर चीज़ जानने की उसमें जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। अपनी मम्मी से पूछता है हर चीज़ को देखकर कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, मतलब हर चीज़ वो जानना चाहता है। तो उसे क्या कहेंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा होता है कब, बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से कितने कालों में विभाजित किया है। ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया और कितने कालों में से विभाजित किया है, आंसर ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 कालों में विभाजित किया है। कौन कौन से, पहला हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था और औपचारिक संक्रिया अवस्था। ये 4 अवस्था इन्होंने दी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, सहज क्रियाओं की अवस्था कितनी होती है, जन्म से 30 दिन, जन्म से 45 दिन, जन्म से 60 दिन या जन्म से 70 दिन आपको बताना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सहज क्रियाओं की अवस्था जो है वो जन्म से 30 दिन यानी कि 1 महीने तक ये अवस्था मानी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे CDP के प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने काफ़ी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया होगा। और आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 40 में से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपको डेली इसी तरह की एक क्लास मिलती रहेगी जिसमें हम 30 से 40 प्रश्नों को करेंगे CDP के और आपकी अच्छी सी एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपके एग्जाम तक। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।